नमस्कार। आज हम मैकेनिक्स के उस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट चेन को समझने की कोशिश करेंगे जो सच में फिजिक्स का कोर बेस है। मतलब फिजिक्स की उन भारी भरकम रूल्स को एकदम स्टेप बाय स्टेप और इंट्यूटिव जर्नी में बदल कर देखेंगे। ये क्लास 11 फिजिक्स की वो फाउंडेशन है जो आगे चलकर एडवांस्ड मैकेनिक्स का पूरा बेस तैयार करती है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरुआत करते हैं इस एक्सप्लेनर की। एक बहुत ही बेसिक पर जरूरी सवाल से स्टार्ट करते हैं। आखिर ये वर्क यानी काम होता क्या है? रोजमर्रा की जिंदगी में हम इस शब्द का इस्तेमाल तो लगभग हर जगह करते हैं, लेकिन फिजिक्स की दुनिया में इसका मतलब काफी अलग और बहुत स्ट्रिक्ट होता है। डेली लाइफ का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। घंटों बैठकर कोई मोटी किताब पढ़ना या एक भारी बैग को एक ही जगह पकड़कर खड़े रहना लगता तो है कि बहुत थका देने वाला वर्क किया गया है, लेकिन फिजिक्स में रूल बिल्कुल क्लियर है। फोर्स लगने के साथ साथ ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट यानी अपनी जगह से हिलना बहुत जरूरी है। अगर किसी मजबूत दीवार को पूरी ताकत से पुश किया जाए तो फोर्स तो जरूर लग रहा है, पर दीवार तो अपनी जगह से हिल ही नहीं रही। तो मैथमेटिकली जीरो डिस्प्लेसमेंट का सीधा सा मतलब निकला जीरो वर्क डन, कोई काम नहीं हुआ। आगे बढ़ने से पहले एक क्विक नजर डालते हैं इस एक्सप्लेनर के एजेंडा पर। हम शुरू करेंगे ट्रू वर्क को डिफाइन करने से, फिर समझेंगे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को, उसके बाद आएगा द वर्क एनर्जी थ्योरम, फिर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और आखिर में बात होगी पावर और कोलिजन्स की। तो सबसे पहले डिफाइनिंग ट्रू वर्क। फिजिक्स में वर्क का प्राइमरी फॉर्मूला होता है W इक्वल्स Fs cos थीटा। यहाँ F फोर्स है और S डिस्प्लेसमेंट। अब इस पूरे फॉर्मूला में जो सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है ना, वो है ये cos थीटा। ये बताता है कि अप्लाइड फोर्स का सिर्फ और सिर्फ वही हिस्सा मैटर करेगा जो बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट की एग्जैक्ट डायरेक्शन में काम कर रहा हो, बाकी का फोर्स काउंट नहीं होता। इस एंगल की वजह से एक्चुअली 3 स्पेशल केसेस बन जाते हैं। पहला है पॉजिटिव वर्क, जहां फोर्स और मूवमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, जैसे किसी ट्रॉली को आगे खींचना। दूसरा आता है नेगेटिव वर्क। इसमें जिस दिशा में फोर्स लग रहा है, मूवमेंट ठीक उसके ऑपोजिट होती है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है फ्रिक्शन, जो हमेशा मोशन को रोकने की कोशिश करता है। और तीसरा जीरो वर्क। अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के बिल्कुल परपेंडिकुलर लग रहा हो, यानी 90 डिग्रीज पर, जैसे सर्कुलर मोशन में लगने वाला सेंट्रिपिटल फोर्स, तो वहां मैथमेटिकली वर्क एकदम जीरो होता है। अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पर, किनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। जब भी कोई वर्क किया जाता है तो एनर्जी एक करेंसी की तरह क्रिएट या ट्रांसफर होती है। इस एनर्जी के अलग अलग रूप होते हैं। एक होती है काइनेटिक एनर्जी, जो मोशन की वजह से आती है, जैसे एक घूमती हुई रोलिंग बॉल। इसका फॉर्मूला है ½ mv²। वहीं दूसरी तरफ होती है स्टोर्ड एनर्जी, जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अगर ये एनर्जी हाइट की वजह से स्टोर्ड है तो फॉर्मूला बनता है mgh। और अगर एक स्प्रिंग को दबा दिया जाए या स्ट्रेच किया जाए तो उसके अंदर की स्टोर्ड एनर्जी होती है ½ kx²। यहाँ एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग मैथमेटिकल रियलिटी को समझना जरूरी है। ध्यान दीजिए, क्योंकि किनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के स्क्वायर पर निर्भर करती है। इसलिए अगर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को सिर्फ डबल किया जाए तो उसकी एनर्जी 4 गुना यानी 4 टाइम्स बढ़ जाती है। ये छोटी सी मैथ क्लियरली समझाती है कि क्यों तेजी से आती हुई चीजें, जैसे एक चलती हुई गोली या स्पीड में भागती हुई कार, अपने अंदर इतनी खतरनाक लेवल की एनर्जी कैरी करती हैं। चलिए अब आते हैं इस टॉपिक के तीसरे और सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर, द वर्क एनर्जी थ्योरम। नेट वर्क डन इक्वल्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सुनकर लगता है बस एक स्टेटमेंट है, पर असल में ये थियरम एक सॉलिड ब्रिज की तरह काम करती है। ये न्यूटन के लॉज को एकदम सीमलेसली एनर्जी की भाषा में ट्रांसलेट कर देती है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि अगर किसी भी बॉडी पर नेट वर्क होगा तो वो सीधा उसकी काइनेटिक एनर्जी को या तो बढ़ाएगा या कम करेगा। आमतौर पर लगता है कि फोर्स लगाया और सीधा स्पीड चेंज हो गई, पर चलिए पेस थोड़ा स्लो करके इस डीप कॉन्सेप्ट पाइपलाइन को देखते हैं। इसे एक शॉपिंग कार्ट को पुश करने जैसा समझिए। सबसे पहले फोर्स लगता है जो वर्क करता है, फिर ये वर्क उसकी एनर्जी को चेंज करता है, और आखिर में ये एनर्जी में आने वाला बदलाव उसकी स्पीड को बदलता है। तो फोर्स सीधे स्पीड पर असर नहीं डालता, बल्कि वो इस स्पेसिफिक चेन के थ्रू ऑपरेट करता है। उसके बाद चौथा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। हमारे यूनिवर्स में फोर्सेस आमतौर पर 2 अलग तरीके से बिहेव करते हैं। पहले होते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस, जैसे ग्रेविटी या स्प्रिंग फोर्स। इनकी खासियत ये है कि ये रास्ते यानी पाथ पर डिपेंड नहीं करते।
एक्चुअली अगर एक क्लोज्ड पाथ लिया जाए, जहां से शुरू किया वहीं वापस आ गए, तो इनका टोटल वर्क डन हमेशा 0 होता है। ऐसे सिस्टम में टोटल एनर्जी बची रहती है, यानी कंजर्व होती है। इसके ठीक ऑपोजिट आते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, जैसे कि फ्रिक्शन। ये कंप्लीटली पाथ पर डिपेंड करते हैं, और जब ये ऑपरेट होते हैं तो सिस्टम की एनर्जी हीट या साउंड के फॉर्म में एनवायरनमेंट में लूज हो जाती है। यहाँ से जो सबसे बड़ा टेक अवे निकलता है वो ये कि एनर्जी को कभी डिस्ट्रॉय या खत्म नहीं किया जा सकता, और ना ही इसे नए सिरे से बनाया जा सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी यानी काइनेटिक और पोटेंशियल का जोड़ हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसको ऐसे समझिए, जब एक बॉल ऊपर से नीचे गिरती है तो टॉप पॉइंट पर उसकी हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, और जैसे जैसे वो फॉल करती है वही एनर्जी काइनेटिक यानी स्पीड में ट्रेड होने लगती है, कन्वर्ट होने लगती है। पर उन दोनों का जो टोटल सम है वो हमेशा वही का वही रहता है। चलिए अब बढ़ते हैं 5वें और आखिरी हिस्से पर, पावर एंड कोलिजन्स। तो पावर क्या है? P = W/T। पावर का सीधा सा मतलब है वो रेट या स्पीड जिस पर वर्क पूरा किया जा रहा है। अगर किसी काम को कम समय में यानी जल्दी खत्म करना हो, भले ही वर्क उतना ही हो, तो वहां पावर बहुत ज्यादा लगानी पड़ेगी। इट्स दैट सिंपल। और जब फाइनली दो चीजें आपस में कलाइड करती हैं यानी टकराती हैं, तो उसमें 2 मेन टाइप्स होते हैं जो ध्यान रखने वाले हैं। पहला, इलास्टिक कोलिजन, जैसे हवा में गैस मॉलिक्यूल्स का टकराना। इसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों के दोनों कंजर्व्ड रहते हैं, यानी बचे रहते हैं। दूसरा है इनइलास्टिक कोलिजन, जैसे गीली मिट्टी या क्ले की टक्कर। ऐसी टक्कर में मोमेंटम तो जरूर कंजर्व्ड रहता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी लूज हो जाती है। वो एनर्जी कहाँ जाती है? वो टकराने की आवाज में, हीट में, या ऑब्जेक्ट्स के शेप बिगड़ने में खर्च हो जाती है। आइए मैकेनिक्स के कुछ सबसे कॉमन मिथ्स को जल्दी से डीबंक कर लेते हैं। एक बहुत पॉपुलर मिथ है, फोर्स लगा मतलब वर्क हुआ। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि बिना डिस्प्लेसमेंट के वर्क नहीं हो सकता। दूसरा मिथ, एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाती है। असल में ये मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है। इन बेसिक फैक्ट्स को एकदम क्रिस्टल क्लियर रखना मैकेनिक्स जैसे सब्जेक्ट को समझने की पहली शर्त है। अब अगर किसी एग्जाम की तैयारी चल रही है तो ये स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल स्ट्रैटेजी किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। स्टेप 1, सबसे पहले ध्यान से गिवन वैल्यूज को लिखना। स्टेप 2, सिचुएशन के हिसाब से सही फॉर्मूला चुनना। स्टेप 3, ये सबसे जरूरी है, चेक करना कि सारी यूनिट्स कंसिस्टेंट हैं या नहीं। और आखिर में स्टेप 4, डायरेक्शंस को ध्यान में रखते हुए प्लस माइनस साइंस का बहुत केयरफुली इस्तेमाल करना। ये छोटी छोटी एक्शनेबल टिप्स न्यूमेरिकल्स में होने वाली गलतियों को लगभग खत्म कर देती हैं। इस एक्सप्लेनर को एंड करने से पहले एक आखिरी सवाल, एक ऐसा सवाल जिस पर ध्यान देना बड़ा ही फैसिनेटिंग हो सकता है। जब एक भयंकर इनइलास्टिक क्रैश होता है और काइनेटिक एनर्जी हीट या आवाज बनकर हमेशा के लिए सिस्टम से चली जाती है, तब भी उन टकराने वाले ऑब्जेक्ट्स का आपस का टोटल मोमेंटम यानी P = m/v हमेशा कंजर्व्ड क्यों रहता है? ऐसे कौन से इनविजिबल इंटरनल फोर्सेस हैं इस यूनिवर्स के जो किसी भी कोलिजन में सब कुछ तहस नहस होने के बाद भी मोमेंटम को एकदम वैसा ही बचाकर रखते हैं? इस प्रोवोकिंग थॉट के साथ अगर आगे की फिजिक्स को अप्रोच किया जाए तो सोचने के बिल्कुल नए रास्ते खुल जाएंगे। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।